नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बसपा का बेस असल में खिसक रहा है। आज हम इस पर बात करेंगे कि बसपा को बेस पसंद है और बसपा का बेस है दलित वोट बैंक। दलित में खासतौर से आते अहिरवार समाज के आते हैं और इसके साथ साथ जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो मायावती से बहुत अटैच हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, खासतौर से काशीराम के ज़माने से। आज हम बात करेंगे कि मायावती ने अपने वोट बैंक को, अपने बेस को बचाने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को भोपाल भेजा था, जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आज उनका जो कार्यक्रम था वो राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करने का था और वहां से गिरफ्तारी देने का। लेकिन आकाश आनंद ने आज एक तरह से टोकन प्रदर्शन किया। भोपाल का एक खास चौराहा है जिसे रोशनपुरा चौराहा कहते हैं, उस चौराहे तक वो पहुंचे और उन्होंने एडीएम को ज्ञापन दिया और वहां से हाथ जोड़कर वापस लौट गए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि ये बीएसपी की एक तरह से दोबारा से मध्य प्रदेश में आमद है और वो आमद है बसपा के सुप्रीमो मायावती के भतीजे के रूप में आकाश आनंद की। लेकिन आकाश आनंद की जो पहली शुरुआत है वो बहुत ही जंगी नहीं रही है, लेकिन जो उनका वोट बैंक है बड़ा समर्पित है। उसमें चौधरी भी आते हैं, उसमें अहिरवार भी आते हैं, इसके साथ साथ कुछ आदिवासी या जाटव की हम बात करें वो भी उसमें आते हैं। और सबसे खास बात इसमें ये थी कि जो भीम आर्मी के सुप्रीमो हैं चंद्रशेखर रावण, उनकी बसपा के वोट बैंक पर नज़र है। उसी को लेकर चुनाव के दौरान अपने अपने वोट बैंक की पोटलियां संभालने के लिए, समेटने के लिए बसपा ने भी एक तरह से सक्रियता बताई है। चंद्रशेखर रावण भी इसमें सक्रिय हो गए हैं और जयश आदिवासी वोट को बचाने की तैयारी कर रही है। तो कह सकते हैं कि चुनाव का मामला है और बसपा को अपना बेस इतना पसंद है कि मायावती ने अपने भतीजे को मध्य प्रदेश के मोर्चे पर लगाया। चर्चा में हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि बसपा का वोट बैंक मध्य प्रदेश में 9% तक था, अब वो घटकर 5 के आसपास आ गया है, लगभग आधे के आसपास है। इसका मतलब कि नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन अब इससे कम बसपा को पसंद नहीं है, इसलिए वो मजबूती की बात कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, स्काइप पर रहेंगे डॉक्टर राहुल रंजन और देवदत्त दुबे। तीनों पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपके साथ, क्योंकि जितने भी इलाके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं वहाँ बसपा का और सपा का बड़ा असर रहा है। तो जब भी मौका आता है कांग्रेस के और बीजेपी के बागियों का, वो अक्सर बसपा या सपा का दामन पकड़ते हैं। आपको लगता है कि इस बार मायावती जो है मध्य प्रदेश में फिर से सक्रिय होना चाहती ताकि वो कम से कम सत्ता में अपनी भूमिका निभा सके? पिछली बार का मैं एक दो वाक्यों में जिक्र करूंगा। 2018 में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, तब बसपा के जो 2 विधायक थे वो सरकार बनाने में और बिगाड़ने में अहम भूमिका अदा कर रहे थे। आपकी राय, इस बार बसपा का जो आंकड़ा है वो कहां तक पहुंच सकता है और कहां तक नीचे जा सकता है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, एक समय ये बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग की उत्तर प्रदेश से लगी हुई पट्टी में बसपा ने अपना स्थान बनाया था। विंध्य में और सतना और रीवा की लोकसभा सीट भी 2 सीट उन्होंने जीत ली थी, विधायक भी उनके 9-10 ज़्यादा बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आई और गिरावट आने से उनके जो कई प्रभावशाली मध्य प्रदेश में नेता थे वो भी इसमें से टूटे। कोई कांग्रेस में गया, कोई भाजपा में गया, तो उनका वोट बैंक गिरा, अब 4 से 5% के बीच में आ गया है। अब लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 2018 से जो परिवर्तन दिख रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं वोट भाजपा और कांग्रेस में ज़्यादा होगा। मुझे लग रहा है कि करीब 80 से 85% वोट इन दोनों पार्टियों में सिमट जाएगा। 15-17% वोट अतिरिक्त बचेगा। उसमें से मानकर के चलिए कि 10% वोट जो निर्दलीय स्थानीय लोग खड़े होते हैं उनको मिल जाएगा। अब ये 5-7% वोट है। अब इसको कौन कितना बांट सकता है, बसपा कितना लेगी, आम आदमी पार्टी कितना लेगी, ओबीसी कितना इसमें से ले जाएगा, ये जो इस पर निर्भर करेगा। मुझे वैसे इस समय जो परिस्थिति दिख रही है उसमें बसपा की 2018 की तुलना में कुछ ताकत बढ़ेगी, इसमें मुझे संभावना कम दिख रही है। और बाकी मतदाता का मूड कह नहीं सकते, क्योंकि बसपा का अधिकांश वोट कांग्रेस से आया था और वो कांग्रेस में लौट के चला गया, जिसको हमने 2018 में देखा ही। क्योंकि 2018 में भाजपा के वोट में कमी नहीं आई है, कांग्रेस के वोट में इंप्रूवमेंट हुआ, जो बसपा और इधर उधर से छिटक करके आया। तो मुझे बसपा की ताकत में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की संभावना राघवन जी कम दिख रही है जी। लेकिन इसमें जयश की बात भी है, आपने ओबीसी का जिक्र किया। सबसे खास बात इसमें कि आम आदमी पार्टी, ओबीसी, जयश
ये एक गठबंधन बना रहे हैं और ये गठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी दिक्कत देने वाला है और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें उसको भी दिक्कत आने वाली है। तो समाजवादी पार्टी का तो मूवमेंट अभी नज़र नहीं आया जाता, लेकिन मायावती ने इस मामले में नोटिस दिया और उन्होंने अपने भतीजे यानी कह सकते हैं कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, सबसे विश्वस्त और भरोसेमंद आदमी, उनको मध्य प्रदेश भेजा। भोपाल में उनका पहला इस तरह का कार्यक्रम था। आने वाले दिनों में अभी चूंकि 3 महीने का वक्त है तो धीरे धीरे ये लोग गियर बदलेंगे और ये जो गियर बदलेंगे इससे अंदाजा है कि बसपा अपने वोट बैंक को कितना वापस खींचने की बात कर रही है। लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश की 69 सीटों पर बसपा अपना असर रखती थी। जीतती भले वो 9-10 सीटों के आसपास थी, लेकिन वो 69 यानी हम कह सकते हैं कि बहुत से बहुत 60 सीटों के आसपास वो जिताने हराने में भूमिका अदा करती है। इसलिए हर पार्टी बसपा को पर ध्यान देती है और ख़ासतौर से बीजेपी इसको बड़ा संभाल के चलती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि बसपा की वजह से भाजपा को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अब तो एक नए प्लेयर की मैदान में आने की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी, उसको भी कांग्रेस भाजपा की बी टीम बोलती है। तो ये तो आने वाले दिनों में इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन, जो स्थितियां बन रही हैं, समाजवादी पार्टी तो ठीक है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे मायावती के बाद नंबर 2 पोजीशन पर जो उनके भतीजे हैं उनको मध्य प्रदेश भेजा था, भोपाल भेजा था और आज उनका प्रदर्शन भी था। प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाला नहीं था, लेकिन ये बात तो जरूर है कि मायावती मध्य प्रदेश को लेकर अब गंभीर है और 2018 से बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। ये भी इससे लगता है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, क्या हुआ कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे समूचे देश में बसपा धीरे धीरे साफ होती चली गई। मध्य प्रदेश एक ऐसा सुरक्षित राज्य था उत्तर प्रदेश के बाद जहां बसपा अपना कब्जा जमा सकती थी, लेकिन हुआ यूं कि धीरे धीरे बसपा ने अपना बसपा के जो लोग थे वो कुछ कांग्रेस में समेट गए और कुछ लोगों ने मायावती जी का साथ छोड़ दिया। दूसरी चीज ये होती कि मायावती जी का जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने भी अपना पीछे पैर हटाए और पैर हटाने के बाद में ये लगने लगा कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं कर रही। एक संदेश वो चला गया तो बसपा के जो कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे अपने घरों में कैद हो गए या दूसरे पार्टियों को उन्होंने दामन थाम लिया। लेकिन अभी जो स्थिति देश की बदली है उसमें मायावती जी को ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश सबसे सुरक्षित राज्य है और यहाँ फिर से अपनी पैठ और धमक बनाई जा सकती है। इसलिए इन्होंने एंट्री मारी, भतीजे को भेज करके यहाँ छोटा प्रदर्शन करके ये जतलाने की चेष्टा की है कि हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। आप ये समझिए कि बिगुल फूंका है उन्होंने कि मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश छोड़ के गए नहीं है जी। तो स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है कि चंबल में इनका थोड़ा सा दबदबा था, भिंड मुरैना साइड की कुछ सीटें, चंबल ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें, कुछ बिंद की, तो ज्यादा बहुत बड़ा नहीं रहा है। लेकिन अब ये लग रहा है क्योंकि इनका राजनीतिक भविष्य बसपा का पूरे देश में साफ हो गया, इसलिए अब मायावती जी को चिंता हो रही है कि अपनी विरासत अपने भतीजे को देकर के कम से कम उसका राजनीतिक स्तर कुछ बनाया जा सके और बसपा को पुनर्जीवित करने की बात है। बसपा है नहीं, अब बसपा का कोई अस्तित्व बचा नहीं है क्योंकि अब राजनीतिक दल के रूप में आप आ गया है और बसपा का एक कॉम्प्यूटर आर्मी, भीम आर्मी, जो चंद्रशेखर रावण की जो है वो ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है, उनके आयोजन पावरफुल हो रहे हैं, बोलने अच्छे वक्ता है। तो वो एक वर्ग जो मायावती जी को मायावती जिस वर्ग को समेटे हुए थे वो चंद्रशेखर हड़प के चले गए। तो अब चंद्रशेखर के साथ में भीम आर्मी की कमांड जो टीम है और उसके जो कार्यकर्ता है या उसके साथ जो अनुयायी है वो लोग जुड़ गए हैं। उन लोगों ने बसपा का साथ छोड़ दिया मायावती का, क्योंकि लीडरशिप जहां बदलती है और मायावती की लीडरशिप का सबको पता है कि राजनीति में उनका क्या होने वाला क्या नहीं होगा, इसलिए चंद्रशेखर रावण की ओर लोग मूव कर गए। तीसरी मध्य प्रदेश में एक धमक है वो आपकी है, आपकी वजह से मध्य जी सही कह रहे हैं कि स्पष्ट है कि बसपा नहीं, बाकी जो खुरचन बचेगी वो आपके पास आएगी और बसपा के पास आएगी। सपा की मध्य प्रदेश में कोई एंट्री नहीं हुई है, ना कोई सक्रियता उसकी दिखाई दे रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब बसपा नहीं मिलेगा, आपकी कुछ एंट्री हो सकती है क्योंकि लोगों का भरोसा कुछ आपके ऊपर होने लगा। बसपा को लोग देख चुके हैं, बसपा देखी जा चुकी है और बसपा के जो विधायकों के क्या हाल हुए थे उसको भी लोगों ने देखा है कि वो किस तरीके से बिक गए और किस तरीके से वो लोग धीरे धीरे दूसरी पार्टियों में अपने स्वार्थ की वजह से चले गए। तो अब बसपा का कोई चरित्र बचा नहीं है, इसलिए लोग उस पर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल ये धमक है जी। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, दरअसल ये स्थिति इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 के बाद से मध्य प्रदेश में अभी भी कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत कांटे का है
और कांटे के मुकाबले में अगर हंग असेंबली आती है, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में निर्दलीय, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, जयश और जो भी दल एक आध दो सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें जीत कर लाएगा, उनकी भूमिका सरकार बनाने में महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे दल हैं वो अब ताकत लगाएंगे, ताकि उनको लगता है कि अगर बीजेपी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर हम निर्णायक होंगे और हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और हमें सत्ता में कितनी भागीदारी चाहिए और वो कैसे मिलेगी। तो हमें लगता है कि अगर मामला एक तरफा नहीं हुआ चुनाव तक और कांटे का मुकाबला होता है, तो फिर ये जो पार्टियां हैं ये महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जिसमें बसपा को अंदाज लग रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में हम अपनी ताकत को दोबारा से हासिल करें तो बसपा का बहन जी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं जाटव अहिरवार जो तबका है वो एक तरह से कोर बैंक है, कोर वोट है बसपा का। अगर उसने दोबारा मूव किया तो ताकत इसकी बढ़ भी सकती है। लेकिन अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण का भाषण बड़ा आक्रामक होता है, लेकिन उस आक्रामक भाषण के पीछे अभी किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि नए नए प्लेयर हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मायावती टेस्टेड है अहिरवारों के लिए, जाटों के लिए और जो दलित वर्ग है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं आदमी टेस्टेड की तरफ जा सकता है। बीजेपी भी चाहेगी कि मायावती की ताकत बढ़े, वो भी चाहेगी कि आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो गुजरात की तरह बढ़ेगा, तो कांग्रेस को घाटा होगा। तो बहुत सारे गणित है जो चुनाव जैसे से नजदीक आएंगे परतें खुलेंगी और लोग अनुमान लगाएंगे किस कौन सी पार्टी कहाँ खेला कर रही है। देवदत्त जी, सारा मामला ये है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो लगभग आधा हो गया है। 9% के आसपास हुआ करता था जब उसके विधायक डबल फिगर के आसपास निकलते थे, अब 2 पर सिमट गए हैं। क्या ये जो मूव है बहन जी का, उन्होंने अपने भतीजे को भेजा है चंद्रशेखर रावण को, वो रोक पाएंगे? आम आदमी पार्टी की ताकत को थोड़ा सा घटा पाएंगे? आपकी राय? देखिए, ये चुनाव का दौर है तो इसमें अब ताकत दिखाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो लोग अपने परिवार की या मोहल्ले की वोट नहीं दिला सकते, वो विधायकों को चुनाव हराने और जिताने की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे ये दल है। आज बसपा के लोग कह रहे थे मध्य प्रदेश की विधानसभा में बसपा का झंडा फहराएगा। अरे, बसपा का स्वर्णिम काल तब था जब उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी और जब बसपा के नेता यहाँ साल भर सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते थे। लेकिन पिछले 5 साल तो बसपा के 2 विधायक हैं, उन्होंने पार्टी की बहुत छीछा लेदर कराई है। पहले वो रामबाई कमलनाथ के साथ रही, उनसे पूरा फायदा लिया, फिर वो भाजपा के खेमे में चलेंगे, उनसे फायदा लिया। ना उनने गरीब की आवाज उठाई, ना दलित की, ना किसी की। इसी तरह संजीव कुशवाहा तो लगभग चले गए हैं भाजपा में। और भाजपा तो समझ चुकी है कि बसपा तो अपने कर्मों के कारण ज्यादा बढ़ेगी नहीं, अब उसको कोई चिंता नहीं है। वो बसपा को तोड़ के ही अपनी ताकत बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश में उसने बसपा को कमजोर करके अपनी ताकत बढ़ाई, वो कांग्रेस में नहीं जाने देती वोट। तो इसलिए भाजपा इसकी चिंता करती नहीं कि बसपा बढ़े या ना बढ़े। मोदी और जो अमित शाह की रणनीति है उसमें एक कमजोर तबका उनको बड़ा अच्छा लगता है, उसी के लिए वे योजनाएं बना रहे और चुनाव के समय विशेष योजनाएं चलाकर वो अपने पक्ष में कर लेते। तो ये तो ताकत दिखाने का दौर है। बाकी जिस तरह का जो जलवा हुआ करता था, ना मायावती का बचा ना बसपा का बचा, और उसमें भी सेंधमारी बहुत हो गई है। चंद्रशेखर रावण ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं दलितों को कि हमारी, वो जो एक बार अपने जन्मदिन पे हजारों के 2-2 हजार के नोट के माला, हीरे मोती पहने, अपनी मूर्तियां लगवाएं, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, तो उसका विश्वास उठ चुका है उस वर्ग का उसके ऊपर। केवल ये जो है एक तरह से जो वो होना है ना मूल्यांकन, और एक तरह से क्या कहते हैं उसको, सौदेबाजी। कमलनाथ चाहेंगे कि बसपा ना खड़ी हो, तो अब उसके लिए पहले बसपा अपनी ताकत दिखाएगी, फिर उनसे कुछ सीटों की या जो भी होगी सौदेबाजी होगी। बिल्कुल जी। तो ये जो जी वाक्य पूरा करें देवदत्त जी। जी, तो बस मैं वही कह रहा था कि ये जो दौर है केवल अपना मूल्य बढ़ाने का दौर है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे दल हो, चाहे सोशल मीडिया वाले हो, चाहे समाज सेवी हो। तो यही बसपा कर रही है। बिल्कुल रमेश शर्मा, दरअसल देवदत्त जी तो बीएसपी को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना था कि उसका स्वर्णिम काल जा चुका है। उम्र के हिसाब से मायावती बहन जी की भी उम्र बढ़ गई है, अब वो अपने नए उत्तराधिकारी को ढूंढ रहे हैं। उसमें उन्होंने तलाश किया अपना भतीजा, लेकिन भतीजा जो है अभी जनता में, वोटर में कितनी स्वीकारता होगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन हर कोई ये चाहेगा कि दलित वोट बैंक मायावती से अगर छिटकता है तो वो कांग्रेस चाहेगी कि उसके पाले में जाए, बीजेपी चाहेगी कि उसके पाले में आए, लेकिन अगर नहीं आता है तो कम से कम कांग्रेस के पाले में ना जाए। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे जिसमें चंद्रशेखर रावण की भूमिका होगी,
इसके साथ साथ ओबीसी की भूमिका भी होगी, फिर इसके बाद जयश जो आदिवासियों का संगठन है उसकी भी भूमिका होगी। और आम आदमी पार्टी ने तो एक नया एक तरह का गठबंधन बनाया है, वो कुछ पार्टियों को साथ लेकर एक नई टीम बना रहा है और वो थर्ड फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो कभी थर्ड फोर्स बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर होते थे, अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो एक तरह से मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और इसका फायदा किसी को हो ना हो बीजेपी को होने वाला लगता है, ऐसा लगता है। और नुकसान कांग्रेस का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा और बसपा का होगा अगर आम आदमी पार्टी सक्सेस की तरफ जाती है, अगर वो थर्ड फोर्स बनती है तब। आपकी राय? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी इस समय खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। जिस तरीके से उसने दिल्ली, पंजाब के साथ साथ भले ही उसको वोट का प्रतिशत कम मिला हो, लेकिन गुजरात, कर्नाटक में भी अगर आप उनका प्रदर्शन, उनकी भूमिका देखेंगे तो वो खुद को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। और यही वो कोशिश उनकी मध्य प्रदेश में भी है। वो अपने राष्ट्रीय स्वरूप लेने के अभियान में वो जुटी हुई है। ये आम आदमी पार्टी का है। जहाँ तक बसपा के वोट बैंक का या जयस के वोट बैंक का सवाल है, एक समय था जब व्यक्ति जाति और वर्ग के आधार पर तुरंत आकर्षित होता था और एकजुट होता था, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी सीमाएं जो हैं वो टूट रही हैं। और अगर आपने देखा होगा कि पिछले 6-8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक समरसता का अभियान चला रही है, विशेषकर दलित वर्ग में भी अपनी पैठ बना रही है। ये हमने 2016 के कुंभ में उज्जैन में भी देखा और किन अनेक स्थानों पर देखा। जिस तरीके से वो बनवासियों में उन्होंने बिरसा मुंडा जी की स्थापना की, अभी रविदास जी का वो मंदिर बना रहे हैं। तो ये अब ये नहीं कहा जा सकता कि बसपा से जो दलित वोट टूटेगा वो केवल कांग्रेस में जाएगा। उसमें से कुछ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा। ये उनके लगातार के प्रयास हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा, ना तो भाजपा ये कोशिश करेगी कि मुझे ना मिले तो भाजपा को मिले, ना मेरी दृष्टि में कांग्रेस भी ऐसी कोशिश नहीं करेगी, बल्कि ये दोनों ही वोट, ये कोशिश, दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि इन वर्गों का वोट उन्हीं को मिले। और मुझे इसमें कोई संभावना भी नहीं दिख रही कि आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो 2018 में बसपा को वोट मिला था, उसमें भले ही 0.1 की कमी हो, लेकिन उसमें कमी होने की संभावना ये जो इस तरह का माहौल बन रहा है उससे दिख रही है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि खोई ताकत को वापसी की कोशिश में आनंद प्रकाश तो आए हैं, उनके भतीजे बहन जी मायावती के, लेकिन उनकी जो पहली एंट्री है वो कोई बहुत दमदार नहीं रही, ऐसी नहीं रही कि कोई इसको नोटिस करे। ये एक तरह से रस्मी उनकी उपस्थिति थी। आज जो प्रदर्शन भोपाल में किया था वो बहुत ही फौरी तौर पर, जैसे कहेंगे, केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तो डॉक्टर राहुल रंजन, वोट प्रतिशत लगातार बसपा का घट रहा है और रमेश शर्मा जी का अनुमान है कि भले ही कुछ भी हो, 0.1% घटे, लेकिन इस बार भी मायावती को घाटा होगा वोटों का। और वो घाटा उनके पास अगर वोट छिटकते तो किस तरफ जाते हैं, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, ये तो चुनाव तय करेगा। लेकिन भाजपा की कोशिश बहुत तगड़ी है। रविदास जी के मंदिर की हम बात करें तो 100 करोड़ का मंदिर वो बुंदेलखंड में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासियों के वोट बैंक के लिए तो बिरसा मुंडा को उन्होंने भगवान बता दिया। रानी कमलापति का स्टेशन हो गया है। फिर शाह जो परिवार था जबलपुर का, उसको उन्होंने एक तरह से फोकस किया है। रानी दुर्गावती की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टांटिया मामा की बात हो रही है। तो बीजेपी तो दलित आदिवासियों पर फोकस किए हुए, कांग्रेस को लगता है कि इस बार उनके खाते में वोट जाने वाला है। लेकिन नया जो प्लेयर आने, जिसके बार बार जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, वो दोनों पार्टियों को हिट कर सकती है ऐसा लगता है। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है वो कम से कम ये कि उससे नुकसान कम से कम हो, ये वो कोशिश कर रही है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा का मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता लगा हुआ है, ऐसा दिखने में आ रहा है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, क्या हुआ कि बसपा की जमीन तो खिसक गई है, उनका हाथी भी खूंटा छोड़ा के भाग गया। अब स्थिति ऐसी बची है कि उस हाथी की सवारी भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय से कर रही है और राजनीतिक बिसात अपनी बिछा रही है, और उसी हाथी को पकड़ रखा है कांग्रेस ने भी। मतलब कहने का मतलब है कि जो बसपा जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बैठे हुए हैं। तो हाथी अब बसपा के पास नहीं बचा। मायावती जी को सिर्फ चिंता इस बात की है कि उनका राजनीतिक वजूद और अस्तित्व तो खत्म हो गया इस देश में, अब उसको बचाना है। और इसके अलावा अब कहीं चुनाव है नहीं, क्योंकि राजस्थान में समझ चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में बचा नहीं, मध्य प्रदेश बचा है सुरक्षित, जहां उनकी एंट्री होती थी। क्योंकि राजस्थान का आपको पता है कि राजस्थान में जो जीते थे उसको गहलोत साहब ने समेट लिया, तो बसपा वहां साफ हो गई। उत्तर प्रदेश में अस्तित्व बचा नहीं है। तो अब मायावती जी की जो गर्दन फंसी हुई थी,
अब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ थी उनके ऊपर जो भी था, अब उससे थोड़ी ढीली हो गई है। तो उन्होंने मध्य प्रदेश की ओर फोकस किया कि अब नई जमीन तलाश कर ली जाए और यहाँ से थोड़ी सी अपनी एक धमक जो होती है, राजनीतिक धमक, उस राजनीतिक धमक को पैदा करने के लिए मध्य प्रदेश में एंट्री आनंद अपने भतीजे के माध्यम से मारी। हालांकि आनंद कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ माहौल मध्य प्रदेश का बदल चुका। और एक चीज और है कि अब कोई भी राजनीतिक दल, आपकी एंट्री आप बोल रहे हैं कि आप आ सकती है और वाकई में आपको ऐसी कोशिश कर रही है कि वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गया है तो यहाँ कुछ एक आध खाता खोल ले, अपनी 2 सीटें जीत जाए, नो डाउट। लेकिन मध्य प्रदेश में जो फाइट है वो सीधे की सीधी टक्कर होने वाली है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि मुद्दे किसी भी राजनीतिक दल के हों, ये सारे के सारे मुद्दे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास में आ चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, दरअसल बात ये भी है जी, हरिजन की लड़ाई लड़ती थी। हरिजन का मुद्दा पूरा का पूरा आदिवासियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहीं कांग्रेस फोकस किए हुए। तो भाई एक ही तो हरिजन है, एक ही तो वोट है आदिवासी का, वो कहाँ जाएगा? या तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करेगा या कांग्रेस पे करेगा। बसपा पे उसका कोई भरोसा रहा नहीं क्योंकि बसपा ने ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में किया नहीं है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर राहुल, यूपी के बाद बसपा के लिए मध्य प्रदेश सबसे बढ़िया राज्य था। यहाँ से उसके सांसद भी थे, विधायक भी थे, और उनका जो वर्चस्व, जब तक बहन मायावती सक्रिय रही तब तक स्थिति काफ़ी कुछ ठीक थी। लेकिन जब से उन्होंने थोड़ी सी एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा किया, तब से पूरे देश में बसपा का जो आधार है वो बहुत ही कमज़ोर होता चला गया। और हमें लगता है कि अगर इस बार कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ तो हो सकता है कि अगले चुनाव में वो सिर्फ रस्मी तौर पर इलेक्शन लड़े, बाकी जो उनका वोट बैंक है वो 4 से घट के 3 और 2 पर भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं यूपी के बाद पंजाब और मध्य प्रदेश उनके लिए उम्मीद की किरण थी, लेकिन दोनों राज्यों में, पंजाब में भी और मध्य प्रदेश में, उनके वोट लगातार घट रहे हैं। देवदत्त जी, घटते हुए वोटों की चिंता हर कोई करता है, लेकिन मायावती जब तक खुद मैदान में नहीं आएंगी तब तक नहीं लगता कि जो उनका पुराना वोटर है वो आनंद प्रकाश पर भरोसा करे, क्योंकि जो करंट एक तरह से काशीराम जी में था, जो भरोसा काशीराम पर लोगों को था, उससे मायावती ने हासिल कर लिया था, लेकिन उनकी निष्क्रियता ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया पार्टी को। और कहीं ना कहीं इस बार लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मायावती नहीं आती है तो बसपा जो है एक तरह से बहुत छोटे स्तर पर सिमट जाएगी। आपकी राय? देखिए, मायावती जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के, वो उसमें नहीं निकली जितनी सभाएं वो पहले करती थी। एक तरह से औपचारिकता की, प्रत्याशियों को लड़ाने की, जो उनका मूल है, जहाँ जड़ है उत्तर प्रदेश, वहीं जब उन्होंने नहीं किया तो यहाँ का अभी तक तो उनके संभाग स्तर पर सभाएं हो जाती जैसा वो पहले करती थी। तो ये उनका कोई व्यक्तिगत कारण भी होगा, जो भी है, लेकिन अब वो चमक और धमक और आकर्षण नहीं बचा, क्योंकि आजमा चुके लोग। अब वो देख रहे हैं कि आप तो 100 करोड़ में अपना जन्मदिन मनाएंगे, यहाँ 100 करोड़ में मंदिर बन रहा है रविदास का। तो ये बात भाजपा के लोग बड़े करीने से कह रहे हैं। जो उनकी समरसता यात्रा निकल रही है, जल और मिट्टी जो गांव-गांव से एकत्रित हो रही है, तो बता रहे हैं कि वो देखो, जिनके लिए आप करते थे, कांग्रेस की, बसपा की, वो सब। और कांग्रेस तो बहुत पहले से इन पे वो किए हुए हैं कि दिग्विजय सिंह शासन काल में आपको क्या पट्टे दिए और आप ही हमारे वोट बैंक हैं, आपके लिए हम लोग करते रहे। तो ये जो खींचताना बसपा के जो दोनों तरह जो खाली कर रहे हैं, बसपा भी समझ गई है। तो आज वो जो आकाश आनंद 2 घंटे बाद पहुंचे वहां सभा स्थल पे, पूछते रहे भीड़ आई कि नहीं आई, भीड़ आई, और गए और 1.5 मिनट बोले और बस चलो राजभवन। और जैसे ही राजभवन बैरिकेड दिखा, उन्होंने वहीं एसडीएम को ज्ञापन दिया और निकल लिए। वो भी समझ गए कि अब मौथरी हो चुकी है धार, क्योंकि जब कड़ा मुकाबला होता है तो भाजपा और कांग्रेस के बीच जिस तरह का एक स्तर पे कड़ा मुकाबला चल रहा है, उसमें तीसरे के लिए गुंजाइश बड़ी मुश्किल से बनेगी, क्योंकि स्थापित और मान्य। लेकिन मेरा तीनों साथियों से कहना है कि इस बार बसपा, सपा, इनके लिए लगता है कि मध्य प्रदेश में ये उपस्थिति वाला चुनाव है। अगर ये मेहनत करके अपना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाए तो हो सकता है कि अगले चुनाव में यहाँ से उनकी जो मौजूदगी है वो बहुत नगण्य हो जाए और उनकी उतनी धमक न बचे कि वो वोटरों का, माने वोट प्रतिशत भी काटने की स्थिति बचे, क्योंकि फिर उसको, उस स्पेस को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घेर सकती है। लेकिन ये तो आने वाला चुनाव तय करेगा। अभी तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मैडम मायावती मध्य प्रदेश में सक्रिय होती है तो शायद कुछ परफॉर्मेंस सुधर जाए, लेकिन ये भविष्य की बात है। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत साधुवाद। डॉक्टर राहुल, देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर बसपा अपना बेस
मजबूत कर रही है, बेस ढूंढ रही है, क्योंकि बसपा को बेस पसंद है। दरअसल दलित, अहिरवार, जाटव ये उसका कोर वोट बैंक है, इस पर उसकी नज़र है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बसपा मध्य प्रदेश में थोड़ी सक्रिय नजर आए। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।